एवरीवन, आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस। इस पेपर में 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का जो भी सवाल आपके सिलेबस के टॉपिक से आएगा वो मैं आपको कुछ लेक्चर्स के थ्रू सारा का सारा कंप्लीट करूंगा। तो ये पहला लेक्चर है आपका मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस का। आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है, राजनीतिक दल क्या है हमारे पास, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये इसके बारे में बताना है, इसका नेचर बताना, इसकी विशेषताएं बतानी और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज का जो कार्य है ये विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है। ये सवाल टोटल 15 मार्क्स का आएगा पेपर में आपका। अगर सिर्फ राजनीतिक दल क्या है अगर पूछा जा सकता है या फिर इसकी प्रकृति के बारे में बताइए तो ये हो सकता है 5 नंबर में। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को जो भी सवाल आएंगे वो 15 नंबर भी पता चल जाएगा, 5 नंबर भी पता चल जाएगा आपसे बच्चों को, ठीक है। तो राजनीतिक दल है क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या है, संगठित व्यक्तियों मतलब सभी लोगों का बेसिकली एक कोलैबोरेशन है कह सकते हैं, जिनका एक ग्रुप होता है, जिनमें एक जो राजनीतिक जो विचारधारा होती है वो सबका समान देखा जाता है। सबके कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का याद रखिएगा सिद्धांत भी फिक्स होता है और उनके उद्देश्य के आधार पर वो कार्य करते हैं। मतलब जैसा भी उनका उद्देश्य मिला हुआ है उस आधार पर ही वो लोग क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनावों में भाग लेकर शासन की सत्ता प्राप्त करना है। मतलब इनका जो मेन मोटिव यही है कि चुनाव में क्या करना, पार्टिसिपेशन करना है और जो सत्ता चल रही है उस सत्ता में क्या करना, अपना जो शासन है वो स्थापित करना है तथा अपनी नीतियों के अनुसार, मतलब उनके जो भी नीति होंगी उनके अनुसार देश को क्या करना है, अपना देश को अनुसार अपनी नीतियों के अनुसार देश को क्या करना है, प्रशासन चलाना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है हमारे पास या डेमोक्रेटिक जो रूल चलता है इसमें राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है। क्यों? इसके माध्यम से बेसिकली जनता यानी हम लोग और सरकार के बीच में एक जो नेटवर्क है वो स्थापित हो पाता है। भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, राष्ट्रीय जनता दल जिसे राजद कहते हैं, इन सभी प्रमुख जो राजनीतिक दल इसके उदाहरण है, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन राजनीतिक दलों की जो प्रकृति होती है वो लोकतांत्रिक है, मतलब इनका जो प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। वे संविधान और कानून के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जितने भी चीज़ें होंगी जो भी चीज़ संविधान में लिखी गई है और कानून के अंतर्गत बताएगी उन्हीं के अंदर वो कार्य करते हैं तथा जनता के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जनता के हित के हिसाब जो हो सके वो कार्य करें। प्रत्येक दल की अपनी विचारधारा, देखिए हर ग्रुप का अपना एक मोटिव होता है, उनका संगठनात्मक जो हमारे पास संरचना होता है, कार्यक्रम होते हैं, वे सभी एक हमारे पास प्रत्येक दल का अपना अपना विचारधारा चलता है। दल अपने सदस्यों को क्या करते हैं, जितने भी जो भी जिस भी ग्रुप के दल है वो अपने सदस्यों को संगठित करते हैं, जनता के बीच जो राजनीतिक जागरूकता है वो फैलाने का काम करते हैं तथा चुनावों के माध्यम से शासन में जो भागीदारी है बेसिकली उनमें क्या करते हैं, अपना जो भागीदारी वो भी फिक्स करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना प्रभावी सरकार की कल्पना, ये नहीं लोकतंत्र में अगर मान ली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उनके बिना अगर आप इफेक्टिव गवर्नमेंट का सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट जो रहेगा वो अच्छे से इफेक्टिव रोल से काम यहाँ कर पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट ये बताया हुआ है, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं में जिनमें है संगठित संरचना उन लोग का, निश्चित विचारधारा है, नेतृत्व है, सदस्यता है और चुनावों में जो भागीदारी है तथा जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो सभी चीज़ें शामिल है। प्रत्येक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है, आपको मालूम होगा, जिसके माध्यम से मतदाता क्या करता है, उसको पहचानता है कि हाँ ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है। दल जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो नीति होती है उनको जनता तक पहुंचाने में भी क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख जो कार्य हैं उनमें चुनाव लड़ना हो गया, सरकार का गठन करना हो गया, विपक्ष की भूमिका निभाना हो गया, जनमत का यहाँ पर निर्माण करना हो गया, जनता की मांगों का प्रतिनिधित्व करना हो गया और लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ पर रक्षा करना, ये सभी चीज़ें इनमें शामिल होती है। यदि कोई दल मान ली कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वो सरकार बनाता है, जबकि जो दल बेसिकली बहुमत नहीं लेकर पाएगा वो विपक्ष के रूल में काम करेगा और सरकार का देखिए जो भी नीति होता है उसको समीक्षा करेगा कि सरकार द्वारा जो नीति जारी की वो सही है गलत, इसके बारे में बताएगा। इस प्रकार राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र की सफलता, राजनीतिक स्थिरता और साथ ही साथ जन भागीदारी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, एक आवश्यक हमारे पास संस्था बनता है, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, इसका प्रकृति बताइए, इसके क्षेत्रों के बारे में विवेचना करें, इसके विशेषताएं बताएं। इस प्रकार से अगर आता है तो 15 मार्क्स में आपको ये सारे के सारे टॉपिक हमने बता दिए जो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। अगला सवाल राजनीतिक दल से ही है कि राजनीतिक दल के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया है कि राजनीतिक दल के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार अगर बात करें तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है या पार्ट है। प्रत्येक राजनीतिक दल का देखिए अपना विचारधारा है, सबका अलग उद्देश्य है, सबका कार्य प्रणाली में कार्य करने का जो शैली होता है वो अलग अलग होता है। शासन व्यवस्था, प्रभाव क्षेत्र, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता का जो समर्थन प्राप्त करके पहले क्या करना है, शासन में अपनी भागीदारी साबित करना है और साथ ही साथ जनहित के कार्य करना यहाँ पर उनका काम होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो एक होता है हमारे पास एक दलीय व्यवस्था, जिसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसे पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल शासन करता है, मतलब सिर्फ एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो शासन करेगा और अन्य दलों को यहाँ पर कार्य करने की अनुमति नहीं होती, या उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। इस व्यवस्था में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जो राजनीतिक का कंपटीशन रहता है, वो भी बहुत कम लेवल तक रह पाता है, हमारे पे लिमिटेशन पे रहता है। दूसरा हमारे पास है टू पार्टी सिस्टम। इसमें दो प्रमुख जो राजनीतिक दल है वो सत्ता के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सामान्यतः जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा और जो दूसरा है वो विपक्षी भूमिका निभाएगा, यानी अपोजिशन के रोल में आएगा। इससे शासन में क्या रहेगा, बैलेंस बना हुआ रहता है कि भैया सरकार आपकी नहीं है, आप चुने गए हो ठीक है, लेकिन आप काम अगर नहीं करोगे तो हटाए भी जा सकते हो, ठीक है। इस बात को सरकार को भी ध्यान रखना पड़ता है और जनता को स्पष्ट यहाँ पर विकल्प मिलता है कि दो चॉइसेस है, आपको अपने हिसाब से जो लगे आप उनको वोट कर सकते हैं। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम। जब इसमें राजनीतिक जो दल है वो बहुत विभिन्न विभिन्न टाइप के राजनीतिक दल रहते हैं और सभी सक्रिय रहते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और हमारे भारत में यही बेसिकली व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता तो गठबंधन का सरकार चलता है, यानी मिला जुला के चलता है। यह व्यवस्था विभिन्न वर्ग और जो क्षेत्र है उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य भी करता है। प्रभाव क्षेत्र के आधार पर बोले तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और जो क्षेत्रीय दल है इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, बंटवारा किया जा सकता है। राजनीतिक दल जो दल रहेगा, बल्कि माफ करिएगा, वो पूरे देश में क्या कार्य करेगा, वहीं पर कई राज्यों में इसका प्रभाव भी होता है। लेकिन वो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, ये सब के सब राष्ट्रीय दल है हमारे पास। इसके विपरीत अगर क्षेत्रीय दल कहा जाए तो किसी विशेष क्षेत्र का जो हमारे पास वो प्रतिनिधित्व करेंगे उन्हें कहा जाता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम हो गया हमारे पास है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल के विभिन्न जो प्रकार होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जनता की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं तथा लोकतंत्र को सफल और प्रभावी बनाने में अपना जो योगदान है वो देने कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास। अगर पूछा जाएगा राजनीतिक दलों के बारे में तो आप इस प्रकार अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन रहा हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी और इसकी स्थापना के जो उद्देश्य थे उनका भी वर्णन करने बोला गया। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन करिएगा। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम होगा 28 दिसंबर 1885 को, बेसिकली जो वर्तमान का हमारा मुंबई, पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इस समय इसके बेसिकली जो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में इसका स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना ए ऊ हुम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने इसकी बनावट में, यह कह सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रत्येक जो प्रथम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो बेसिकली इसका वो बिमल चंद्र जो बनर्जी हमारे पास है उन्होंने की थी। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमारे पास क्रम है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ, कांग्रेस की स्थापना के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी। ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी नीतियां चल रही थी, जो कि अत्यधिक कर, आर्थिक शोषण और भारतीयों को उच्च जो प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था कि भैया आप हाई लेवल पोस्ट पे काम नहीं कर सकते। इससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से एक शिक्षित जो मध्यम वर्ग है वो तैयार हुआ, जो अपने अधिकार और जो भी राजनीतिक भागीदारी उनकी मांग करने लगा। देश के विभिन्न भागों में कई राजनीतिक संस्थाएं भी काम कर रही थी, लेकिन उनके बीच कोई भी देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठित संगठन है वो नहीं था। ऐसी स्थिति में एक ऐसे मंच की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई जो पूरे भारत के लोगों को क्या करेगा, एकजुट करके रखेगा हमारे पास, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे पास है वो विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एक मंच पर क्या करना, लेके आना है। साथ ही साथ भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसे विकसित करना तथा जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को संगठित रूप से क्या करना है, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना है, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है तथा साथ ही साथ संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से जो राजनीतिक सुधार की मांग करना है। आगे चल के कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का जो मुख्य हमारे पास संगठन है वो बन के उभर के आया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है बेसिकली हमारे भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के रूप में काम आई और ये एक ऐतिहासिक कदम भी था। इससे देश के विभिन्न वर्ग और जो क्षेत्र के जो लोग हो गए उनको एक सूत्र में क्या क्या बांधा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित नेतृत्व यहाँ पर प्रदान करने का कार्य किया, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अगर पूछा जाएगा आपसे बच्चों को तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला सवाल है हमारे पास है कि कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस सिस्टम क्या होता है, इसके विकास और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं का आपको विवेचना करने बोला गया। तो चलिए आइए क्वेश्चन को डिकोड करते हैं हम लोग। तो कांग्रेस प्रणाली से आशय उस राजनीतिक व्यवस्था से जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत की राजनीति में
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका लंबे समय तक बेसिकली इम्पैक्ट देखने को मिला और ये प्रभावशाली स्थान बनाए रखा। प्रसिद्ध राजनीतिक जो वैज्ञानिक है हमारे पास है, ठीक है, जिनका नाम है रजनी कोठारी ने इस व्यवस्था को क्या नाम दिया, कांग्रेस प्रणाली नाम दिया था। स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशक तक, इन लगभग 20 साल तक सेंट्रल लेवल पर इनका गवर्नमेंट बना हुआ रहा और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो बना रहा है। इसीलिए भारतीय राजनीति को कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना गया है। इसका विकास स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ बेसिकली। वर्ष 1952 हो चाहे 57 हो, 62 का जो आम चुनाव हुआ, इनमें कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस में समाज के जो लोग थे वो सभी वर्ग के थे, चाहे किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी थे, महिलाएं थी, विभिन्न धर्म और जाति के लोग शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण कांग्रेस को जनता का जो व्यापक समर्थन यहाँ मिला था। विपक्षी दल उस समय बहुत कमजोर था और बिखरे हुए थे क्योंकि सब अलग अलग बटे हुए थे। इसलिए कांग्रेस का जो राजनीतिक प्रभाव वो लगातार यहाँ पर बढ़ते चला गया था। अब कांग्रेस प्रणाली की यह प्रमुख विशेषता यह थी कि एक प्रमुख दल वाली, बेसिकली क्या था, एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या था, दल जरूर था और साथ ही साथ बहुदलीय व्यवस्था थी। यद्यपि बहुत सारे देशों में क्या होता है, कहीं हमारे पास राजनीतिक दल मौजूद होते हैं, फिर भी कांग्रेस जो है सबसे अधिक यहाँ पर प्रभावशाली दल था। कांग्रेस के भीतर विभिन्न विचारधारा के लोग थे और समूह को स्थान मिलता था, जिससे लोगों के जो आंतरिक लोकतंत्र इनको बढ़ावा मिलता था। यही दल बेसिकली राष्ट्रीय एकता हो, लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षता हो और सामाजिक जो हमारे पर न्याय जैसे मूल्यों पर यहाँ पर समर्थन करता था। कांग्रेस की नीतियों का देश की राजनीति और जो शासन व्यवस्था है इस पर गहरा प्रभाव देखने को मिला। समय के साथ कांग्रेस प्रणाली जो है, क्योंकि एक टाइम पे सिंपल सा बात है कि भैया आपका प्रभुत्व बढ़ेगा तो एक टाइम पे घटेगा भी, वही काम यहाँ पर हुआ कांग्रेस के साथ। इनकी प्रणाली कमजोर होने लगी। वर्ष 1967 में चुनाव में कई राज्यों को कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और क्षेत्रीय दलों को प्रभाव इससे बढ़ा। बाद में वर्षों में गठबंधन राजनीति और जो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, इन सभी कारण कांग्रेस का जो एकाधिकार था पहले वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होते चला गया। इस प्रकार कांग्रेस प्रणाली जो है भारतीय लोकतंत्र के जो प्रारंभिक चरण है उसकी महत्वपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें से एक है। इससे इसने भारतीय जो हमारा लोकतांत्रिक संस्था है उसको मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने तथा भारत में जो लोकतंत्र का प्रारंभिक जो आधार है इन सभी को प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो दलीय व्यवस्था है जिसे हम पार्टी सिस्टम कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो हमारा दलीय व्यवस्था था, पार्टी सिस्टम था, उसका क्या क्या विशेषता था, इसके बारे में आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक और जो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके अपनाया। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा तो रहा हमारे पास है। भारत की दलीय व्यवस्था जो है हमारे पास है वो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई और ये आज विश्व का हमारे पास सबसे बड़ा जो बहुदलीय व्यवस्था इसके रूप में जाना जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे भारत में विभिन्न राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दल है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। मतलब ये सभी लोग क्या होते हैं, एक्टिव रूप से इनमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति पर प्रभुत्व था। 1952 से 1967 तक कांग्रेस केंद्र में रहा और अधिकांश राज्यों में उनकी सत्ता भी रही, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस प्रणाली खत्म होती चली गई और बहुत सारे हमारे पास यहाँ राजनीतिक दल भी नए नए उभर के आए और भारत में लोकतंत्र की जो बेसिक कंपटीशन है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ते चला गया। भारत की दलीय व्यवस्था की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुदलीय व्यवस्था, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे पास वो है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जो है वो चुनावों में क्या करते हैं, भागीदारी अपनी करते हैं। इससे समाज के जो विभिन्न लोग हो गए, क्षेत्र हो गए, समुदाय, इन सभी चीज़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि क्षेत्रीय दल का जो बढ़ता प्रभुत्व है हमारे पास या बढ़ता प्रभाव है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, जेएमएम हो गया, राष्ट्रीय जनता आरजेडी हो गया हमारे पास, तृणमूल डीएमके तमिलनाडु, मतलब बेसिकली स्टालिन की पार्टी की जो है हमारे पास है, और तृणमूल कांग्रेस जैसे कई दल अपने अपने क्षेत्रों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अगला पॉइंट बताया हुआ भारतीय दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है वो है गठबंधन यहाँ राजनीति, मतलब सब मिलजुल के बेसिक राजनीति करना। जब किसी एक दल को बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इससे विभिन्न विचारों को प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन कभी कभी जो राजनीतिक हमारे पास जो अस्थिरता देखी जाती है वो भी इसी कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक चुनाव है, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो गया, मजबूत विपक्ष हो गया, चुनाव जो हमारे पास स्वतंत्र चुनाव, इन सभी चीज़ों ने भारतीय जो दलीय व्यवस्था है इस पर एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर रखा है। ठीक है, हालांकि भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ लिमिटेशन भी, जैसे दल बदल कानून, अपना नाम सुना होगा, जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति,
धन बल, बाहुबल का प्रभाव तथा आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। फिर भी यह व्यवस्था लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष के बारे में बोले तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो दलीय व्यवस्था है, इनके साथ समय के साथ साथ धीरे धीरे निरंतर विकास हुआ है। बहुदलीय व्यवस्था क्षेत्रीय दलों का उदय करती है और साथ ही साथ जो गठबंधन हमारे पास राजनीति है, इसकी प्रमुख विशेषता है, जिन्होंने बेसिकली भारतीय लोकतंत्र को और भी अधिक यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है और सशक्त बनाने का कार्य किया हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपसी बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो 5 मार्क्स का, चाहे 15 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर कर दिएगा ताकि वो लोग आराम से अच्छे से मार्क्स ला पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।